आप जानते हैं कि वो कौन था जिसे सिर्फ बेटियां पैदा करने के लिए घर से निकाल दिया गया था और जो 20 साल बाद एक बड़े बिजनेस ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरमैन की कुर्सी पर नजर आया। वो कोई और नहीं बल्कि उसी रात बारिश में भीगती हुई एक पोटली में अपना सामान लिए घर से निकाली गई बहू और उसकी 5 बेटियां थीं। संगमरमर के फर्श पर एक काली मर्सिडीज आकर रुकती है, कैमरों के फ्लैश चमकते हैं और पत्रकारों की भीड़ में हलचल मच जाती है। बिजनेस सूट में सजी धजी सुमित्रा धीरे धीरे अंदर आती हैं। उनके पीछे महंगे डिजाइनर सूट पहने उनकी 5 बेटियां पूरे आत्मविश्वास के साथ चल रही हैं। उबलती हुई मसूर दाल की महक, बच्चे सहमे हुए खाना खा रहे हैं। सास कमला का चम्मच जोर से थाली पर पड़ता है और वो चीखती है, एक बेटा पैदा नहीं कर सकी और लड़कियों की लाइन लगा दी, पूरे 5। कल सुबह ही अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा यहां से। बच्चे कांपते हाथों से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। इस तरह सड़क पर फेंक दी गई वो औरत और उसकी 5 बेटियां 20 साल बाद कैसे अपने ससुराल वालों की सांसें अटका देने वाले बिजनेस ग्रुप की मालकिन बन गईं। अब कौन कह सकता है कि वे बेकार थीं? शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताएं। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव का घर। शाम के 6 बजे रसोई में दाल उबल रही थी और चूल्हे पर रोटियां सिंक रही थीं। सुमित्रा ने अपने दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए कलछी से दाल का नमक चखा। स्वाद तो ठीक था लेकिन उसका दिल भारी था। आज फिर उसे अपनी सास के ताने सुनने पड़ेंगे। माँ, खाना बन गया? 12 साल की चौथी बेटी ज्योति ने रसोई के दरवाजे से झांका। उसके छोटे से चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। सुमित्रा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ज्योति के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, बस लगाती हूं, तुम अपनी बहनों के साथ कमरे में बैठो। रसोई से आंगन में आते हुए सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली। ठंडी जमीन पैरों को चुभ रही थी। उसने आंगन के बीच में रखी चौकी पर खाना लगाना शुरू किया। मसूर की दाल, पालक की सब्जी, बैंगन का भरता और गर्मा गर्म रोटियां। बड़े प्यार से बनाया गया खाना एक एक करके चौकी पर रखा गया। माँ जी, खाना खा लीजिए। सुमित्रा की आवाज पर सास कमला अपने कमरे से बाहर निकली। 63 साल की कमला ने हमेशा की तरह त्योरियां चढ़ाकर खाने की थाली को घूरा। उसकी नजरें बर्फीली थीं। फिर वही दाल, रोज रोज एक ही खाना बनाती रहती है। माफ कर दीजिए माँ जी, बाजार में आज यही सब्जी ताजा मिली थी। बहाने मत बना। 5 लड़कियों को खिलाने पिलाने में ही घर का सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। सास के तीखे शब्दों पर सुमित्रा ने होंठ भींच लिए। उसका पति रमेश बगल में सिर झुकाए बैठा था और 5 बेटियां सहमी हुई चुपचाप रोटी तोड़ रही थीं। सबसे बड़ी तो 16 की हो गई, बस किताबें लिए बैठी रहती है। दूसरी भी 14 की है, एक बेटा नहीं है। इस घर का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? सास ने दाल का एक घूंट भरते हुए बड़बड़ाया। उसी पल सुमित्रा का हाथ कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सबसे छोटी बेटी आशा की थाली में सब्जी परोस दी। तभी रमेश ने धीरे से मुंह खोला, लेकिन माँ जी, बच्चियां पढ़ने में बहुत होशियार हैं और सुमित्रा भी बहुत मेहनत करती है। सास की आवाज और ऊंची हो गई। उसने हाथ में पकड़ा गिलास जोर से चौकी पर पटका। मेहनत करके ये हाल है, एक बेटा पैदा नहीं कर सकी और 5 लड़कियां जनकर रख दी, और तू कहता है मेहनत करती है। सुमित्रा ने अपना सिर और झुका लिया। 20 साल से इस घर में रहते हुए उसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। बड़ी बेटी प्रिया ने धीरे से दादी माँ कहा, लेकिन सास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस घर का वंश खत्म हो गया, खत्म हो गया, मैं कहती हूं। खटाक, सास ने थाली को चौकी पर दे मारा, जिससे दाल छलक गई। सुमित्रा जल्दी से कपड़ा लेकर उसे पोंछने लगी, लेकिन सास ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे ये सब क्यों देखना पड़ रहा है? बहू भी ऐसी मिली और पोते का मुंह देखने का सुख भी नहीं मिला। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा की आवाज कांप रही थी। माफ करने से क्या बदल जाएगा? इस घर में बस बेकार चीजें ही बढ़ती जा रही हैं। रसोई में अब भी चूल्हे पर रखा तवा गर्म था। उस आवाज के ठीक उलट आंगन में मौत जैसा सन्नाटा था। 5 बेटियां सांस रोके सिर झुकाए बैठी थीं और रमेश बेचैनी से अपनी जेब में खैनी टटोल रहा था। सास अब रमेश की तरफ मुड़ी, और तू भी किसी काम का नहीं, एक बेटा नहीं है, कौन इस खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा? रमेश कुछ देर झिझकने के बाद धीमी आवाज में बोला, फिर भी माँ जी, बेटियां बहुत अच्छी हैं। अच्छी होने से क्या रोटियां मिलेंगी?
क्या वो वंश चला सकती हैं? उस पल सुमित्रा को लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। 20 साल साथ रहने के बाद भी उसका पति कभी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। सास खड़ी हुई और सुमित्रा को घूर कर देखने लगी। तो फिर एक ही रास्ता है, निकल जा इस घर से। तुम माँ बेटियां सब निकल जाओ। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? तो और क्या करूं? क्या ऐसे ही हालात सुधरेंगे? लड़कियां और बड़ी होंगी, उम्र और ढलेगी। इससे अच्छा है कि किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। सुमित्रा ने एक एक कर अपनी 5 बेटियों के चेहरे देखे। प्रिया ने मुट्ठियां भींच रखी थीं। अंजलि अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मीरा और ज्योति ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और सबसे छोटी आशा अपनी मां के आंचल से चिपकी हुई थी। कल सुबह तक अपना सामान बांधकर निकल जाना। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सास के इस ऐलान के बाद आंगन में पूरी तरह खामोशी छा गई। सिर्फ रसोई से आती चूल्हे की हल्की आवाज ही इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। उस रात सुमित्रा सो नहीं पाई। वह अपनी 5 बेटियों के सोते हुए चेहरों को देखती रही। एक छोटे से कमरे में एक दूसरे से सटकर सो रही बच्चियां। कल से इन बच्चियों को लेकर वो कहां जाएगी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह सुमित्रा और उसकी 5 बेटियों को सच में घर से निकाल दिया गया। उस रात सुमित्रा एक पल भी सो नहीं पाई थी। सास की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सुबह 5 बजे वह और लेट न सकी और रसोई में चली गई। आदत के अनुसार उसने चूल्हा जलाया और चाय का पतीला चढ़ाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी जमीन पर छलक गया। 20 साल से हर सुबह यही काम करती थी, लेकिन आज सब कुछ अजीब और अनजाना लग रहा था। सुखा में ते क्या सच में जाना होगा? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसका मायका तो सालों पहले ही छूट गया था और दोस्त के नाम पर कोई नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस घर और परिवार के नाम कर दी थी। कमरे से सास और रमेश की बातचीत की आवाज आ रही थी। रमेश, आज ये किस्सा खत्म हो जाना चाहिए। जी माँ जी, लेकिन बच्चे, मुझे उन पर तरस आ रहा है, तरस आता है। 5 लड़कियों को पालते पालते घर बर्बाद हो गया है। सुमित्रा रसोई की दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर गया है। 7 बजे बच्चे एक एक करके उठ गए। रोज की तरह आज उसे नाश्ता बनाना चाहिए था, लेकिन उसके हाथ नहीं उठ रहे थे। बड़ी बेटी प्रिया रसोई में आई और अपनी माँ को देखकर चौंक गई। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया ने माँ का चेहरा गौर से देखा और समझ गई कि कुछ बहुत गलत है। 8:30 बजे रमेश काम पर जाने के लिए तैयार होकर आंगन में आया। उसकी नजरें सुमित्रा से मिली, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। उसके इस अंदाज से सुमित्रा सब कुछ समझ गई। हाँ, अब सच में सब खत्म हो गया। मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। 9 बजे सास कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक कठोर निश्चय था। अब तैयारी करो, अपना सामान बांधो और निकलो। ये शब्द सुनते ही सुमित्रा जमीन पर बैठ जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों के सामने उसने हिम्मत नहीं हारी। 5 बेटियां चौकी पर बैठी थीं और चिंता से अपनी मां को देख रही थीं। माँ जी, बस एक दिन और। नहीं, आज, अभी। सास की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। 20 साल साथ रही बहू को निकालते हुए उसे जरा भी अफसोस नहीं था। सुमित्रा कमरे में गई और संदूक खोला। 20 साल की यादें और सामान, लेकिन ले जाने के लिए कुछ खास नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह ठीक से कपड़े भी तह नहीं कर पा रही थी। क्या करूंगी मैं, सच में क्या करूंगी? उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आज रात सोने का ठिकाना नहीं था। कल सुबह बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना नहीं था। बच्चे भी अपना थोड़ा बहुत सामान एक पोटली में बांधने लगे। सबके चेहरों पर एक अनजाना डर था, खासकर सबसे छोटी आशा, जो लगातार रो रही थी। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बताओ ना माँ। आशा के रोने से सुमित्रा का दिल फट रहा था, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे सकी। उसे खुद नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। दोपहर 2 बजे तक सामान बंध गया। 5 पुरानी पोटलियों में पूरे परिवार का सामान आ गया था। सुमित्रा ने आखिरी बार अपनी रसोई को देखा। 20 साल तक वह हर रोज उस जगह खड़ी होती थी। अब शायद कभी नहीं देख पाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पी लिए। बच्चों के सामने वह रो नहीं सकती थी। आसमान में बादल घिर आए और बारिश की बूंदें गिरने लगीं, मानो किस्मत भी उनके साथ मजाक कर रही हो। जल्दी निकलो, बारिश शुरू हो गई है। सास की तेज आवाज पर सुमित्रा ने कांपते हाथों से पोटलियां उठाईं। बच्चे एक एक करके दरवाजे से बाहर निकले। प्रिया सबसे आगे थी, उसके पीछे बाकी बहनें। जैसे ही सुमित्रा ने दहलीज पार की,
पीछे से दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आई। वो आवाज उसे ऐसी लगी जैसे किसी ताबूत का ढक्कन बंद हुआ हो। बारिश तेज हो गई। सुमित्रा ने जल्दी से एक पुरानी छतरी खोली, लेकिन उसमें 6 लोग नहीं आ सकते थे। बच्चों को भीगता देख उसके आंसू छलक पड़े। गांव की गली से गुजरते हुए पड़ोसियों की नजरें चुभ रही थीं। बारिश की आवाज के साथ उनकी कानाफूसी भी सुनाई दे रही थी। देखो, उस घर की बहू को आखिर निकाल ही दिया। बेटा नहीं पैदा कर पाई, यही होना था। सुमित्रा सिर झुकाकर चलती रही। शर्म और बेइज्जती से ज्यादा उसे अपनी बेबसी महसूस हो रही थी। जब वे बस स्टॉप पर पहुंचे तो पूरी तरह भीग चुके थे। बस स्टॉप की टूटी फूटी छत के नीचे खड़े होने का कोई फायदा नहीं था। सुमित्रा ने कांपते हाथों से अपना बटुआ खोला। सिर्फ 300 रुपए। इतने पैसे में 6 लोग कितने दिन गुजार सकते हैं? एक रात किसी धर्मशाला में रुकने का किराया ही 200 रुपए होगा। अब क्या होगा? मैं क्या करूं? उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया था। 20 साल से जिस घर और पति के सहारे वह जी रही थी, वे सब छूट गए थे। अब उसे खाली हाथ एक नई शुरुआत करनी थी। बस आई। सुमित्रा ने जैसे तैसे बच्चों को बस में चढ़ाया, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। खिड़की से अपना गांव पीछे छूटता जा रहा था, वो जगह जहां अब वह कभी लौट नहीं सकती थी। सुमित्रा निराशा में डूबी बस सामने देखती रही। बस 2 घंटे बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आकर रुकी। सुमित्रा बच्चों के साथ बारिश में भीगते हुए उतरी। यह शहर उसके लिए बिल्कुल अनजाना था। यहां वह सिर्फ एक इंसान को जानती थी। 20 साल पहले, शादी से पहले फैक्ट्री में साथ काम करने वाली मीना। उसे याद था कि मीना ने बताया था कि वह कानपुर के किसी बाजार के पास रहती है। उसके पास मीना का नंबर नहीं था, बस एक धुंधली सी याद थी। माँ, ये कौन सी जगह है? दूसरी बेटी अंजलि ने घबराई हुई आवाज में पूछा। सुमित्रा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ये कानपुर है बेटा, यहाँ माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। सच तो यह था कि उसे भी यकीन नहीं था कि मीना मिलेगी या नहीं। 20 साल बीत चुके थे, क्या वह अब भी वहीं रहती होगी? सबसे पहले उसने स्टेशन के पास एक सस्ती सी सराय ढूंढी। आर्यन गेस्ट हाउस के बोर्ड वाली एक पुरानी इमारत। एक रात का कितना लोगे? 200 रुपए। सुमित्रा ने बटुए से पैसे निकाले। अब सिर्फ 100 रुपए बचे थे। एक तंग से कमरे में रात गुजारने के बाद सुमित्रा सुबह सुबह मीना को ढूंढने निकल पड़ी। स्टेशन के आसपास के बाजारों में घूम घूम कर पूछने लगी, क्या आप मीना नाम की किसी औरत को जानते हैं? उम्र करीब 40 साल होगी, लेकिन कोई नहीं जानता था। कानपुर उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा शहर था। दोपहर में उसे नवीन मार्केट में एक अच्छी खबर मिली। मीना? हाँ, वो कुछ साल पहले तक यहाँ छोले भटूरे की दुकान लगाती थी। अब तो वो अपने परिवार के साथ लखनऊ चली गई है। लखनऊ, एक और नया शहर। लेकिन अब उसके पास वहां जाने के पैसे भी नहीं थे। तो फिर यहीं रहकर कुछ करते हैं, सुमित्रा ने फैसला किया। बिल्कुल अनजान लोगों के बीच एक नई शुरुआत करना ही बेहतर था। उसने नवीन मार्केट में काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था। कोई जमानत देने वाला नहीं था और कोई खास हुनर भी नहीं था, इसलिए कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। तीसरे दिन सराय का किराया खत्म हो गया। सराय के मालिक ने सुमित्रा को बुलाया। बहन जी, पैसे नहीं हैं तो कमरा खाली करना पड़ेगा। भाई साहब, बस एक दिन और रुकने दीजिए, कल मैं जरूर पैसे ले आऊंगी। लेकिन मालिक ने सिर हिला दिया। नहीं, यह धर्मशाला नहीं है। मजबूरन सुमित्रा को बच्चों के साथ सराय छोड़नी पड़ी। कोई ठिकाना न होने के कारण उन्होंने बाजार के एक कोने में रात गुजारी। नवंबर की रात की हवा बहुत ठंडी थी। माँ, ठंड लग रही है, सबसे छोटी बेटी आशा ने कांपती आवाज में कहा। सुमित्रा ने आशा को कसकर गले लगा लिया और अपने आंसू पी गई। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई। वह सुबह सुबह अपनी सब्जी की दुकान लगाने आई थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये बच्चियां ठंड में कांप रही हैं। माफ करना अम्मा जी, बस आज रात के लिए। वो गंगा मौसी थीं, 70 साल से ज्यादा उम्र की थीं और अकेले ही सब्जियों का ठेला लगाती थीं। चलो, मेरी दुकान के पीछे गोदाम में सो जाओ, बच्चियां ठंड में मर जाएंगी। सुमित्रा ने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। गंगा मौसी का गोदाम छोटा और सीलन भरा था, लेकिन कम से कम वहां हवा से बचाव था। कुछ पुरानी बोरियों और एक फटी दरी पर 6 लोग मुश्किल से सोए। अगले दिन से सुमित्रा गंगा मौसी की मदद करने लगी। सब्जियां साफ करना, ग्राहकों को देना और दुकान समेटना। दिन के 100 रुपए मिलते थे, लेकिन यह भी गनीमत थी। मौसी जी, मैं खाना भी बना सकती हूँ। खाना?
कैसा खाना? जैसे मछली करी, छोले, भटूरे। गंगा मौसी ने दिलचस्पी दिखाई। तो बनाकर दिखा। सुमित्रा ने बाजार से सामान खरीदकर मछली करी बनाई। एक छोटे से स्टोव पर प्यार से बनाई गई मछली करी से शानदार खुशबू आ रही थी। गंगा मौसी ने चखकर देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। मेरी बहू से भी अच्छा बनाती है तू। तो क्या मैं इसे बेच सकती हूँ? हाँ, जरूर। एक छोटे से ठेले पर गंगा मौसी की सब्जियों के साथ सुमित्रा का खाना भी बिकने लगा। शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। लोग देखते और आगे बढ़ जाते। लेकिन एक दिन एक औरत ने मछली करी खरीदी और अगले दिन फिर आई। कल वाली मछली करी है? जी, यहाँ है। वो बहुत स्वादिष्ट थी, एक और देना। लगता है उस औरत ने अपने पड़ोसियों को भी बताया। कुछ दिनों बाद मछली करी खरीदने वालों की भीड़ लगने लगी। बहन जी, ये कैसे बनाती हो? कोई खास मसाला है क्या? नहीं, बस प्यार से बनाती हूँ। एक महीने में दिन की कमाई 300 रुपए से ज्यादा होने लगी। गंगा मौसी के साथ आधा आधा बांटने पर भी 150 रुपए बचते थे। अब वे नूडल्स की जगह पेट भरकर खाना खा सकते थे। बच्चे भी अपने अपने काम में लग गए। प्रिया पास के एक ढाबे में बर्तन मांजने लगी, अंजलि अखबार बांटने लगी और मीरा और ज्योति पर्चे बांटने का काम करने लगी। सबसे छोटी आशा का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करा दिया गया। 2 महीने बाद सुमित्रा ने गंगा मौसी से कहा, मौसी, क्या हम थोड़ी बड़ी जगह पर दुकान लगा सकते हैं? बड़ी जगह? बाजार के मेन गेट के पास एक जगह खाली है, वहां ग्राहक ज्यादा मिलेंगे। गंगा मौसी ने सिर हिलाया। हाँ, कोशिश करके देखते हैं। आजकल कमाई अच्छी हो रही है। बाजार के मेन गेट पर दुकान लगाने के बाद कमाई दोगुनी हो गई। दिन के 500 रुपए तक आने लगे। सुमित्रा के हिस्से में 250 रुपए आते थे। अब सुमित्रा ने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। वह एक दिन किराए के घर में रहना चाहती थी और बच्चों को वापस अच्छे स्कूल भेजना चाहती थी। शाम को गोदाम में बच्चों के साथ बैठकर खिचड़ी खाते हुए वे बातें करते। माँ, अब हालात थोड़े बेहतर लग रहे हैं, प्रिया ने कहा। हाँ बेटा, हम अपनी मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब दादी ने घर से निकाला था तो लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन अब किसी की सुननी नहीं पड़ती। ये अच्छा लगता है। बच्चों की बातें सुनकर सुमित्रा का दिल भर आया। भले ही वे गोदाम में सो रहे थे और खिचड़ी खा रहे थे, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा आजाद थे। उस रात सुमित्रा ने एक छोटी सी कॉपी में अपनी योजनाएं लिखीं। 1 साल बाद किराए का कमरा लेंगे, 2 साल बाद एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, 3 साल बाद बच्चों को फिर से स्कूल भेजेंगे। ये सब अभी सपने जैसा था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वे हकीकत के करीब आ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वे अपने परिवार की जिंदगी जी रहे थे। कितनी भी मुश्किलें हों, पर वे आजाद थे। 3 महीने बाद एक दिन सुमित्रा सुबह 4 बजे उठकर मछली करी बना रही थी। छोटे से स्टोव पर पतीले में उबलती तरी की आवाज गोदाम में गूंज रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आ गया। पिछले कुछ दिनों से वह दिन में 4 घंटे भी नहीं सो पा रही थी। सुबह खाना बनाना, दिन भर ठेले पर खड़े रहना और रात में बच्चों की देखभाल करना, उसका शरीर जवाब दे रहा था। सुमित्रा ने दीवार का सहारा लिया। वह गिर नहीं सकती थी। इस परिवार का एकमात्र सहारा वही थी। सुबह 10 बजे उसने गंगा मौसी के साथ बाजार के गेट पर अपना ठेला लगाया। एक पुरानी मेज पर मछली करी, छोले और कुछ सब्जियां रखी थीं। गंगा मौसी ने सुमित्रा का पीला पड़ा चेहरा देखा और चिंता जताई, लेकिन ग्राहकों की भीड़ में उसे चक्कर आते रहे। किसी को करी देते हुए पतीला हाथ से छूटते छूटते बचा, तो किसी को खुले पैसे गलत दे दिए। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह कलछी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। दोपहर 2 बजे उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। सुमित्रा ठेले के पीछे रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी और वहीं जमीन पर ढेर हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। उसे गंगा मौसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन वह जवाब नहीं दे सकी। आसपास के दुकानदार जमा हो गए और किसी ने एम्बुलेंस बुला ली। ठेले पर रखी मछली करी ठंडी होती रही। जब सुमित्रा की आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। सफेद छत और हाथ में लगी ड्रिप की नली। बिस्तर के पास उसकी 5 बेटियां चिंता में डूबी बैठी थीं। सबसे छोटी आशा की आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। डॉक्टर ने आकर बताया, बहुत ज्यादा थकान और कुपोषण, कई महीनों से ठीक से न खाने और लगातार मेहनत करने का नतीजा था। डॉक्टर ने कम से कम 1 हफ्ता आराम करने को कहा, जिससे सुमित्रा की चिंता बढ़ गई। 1 हफ्ते तक ठेला नहीं लगाया तो जमा किए हुए सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अस्पताल का बिल भी बहुत ज्यादा होगा।
लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उस रात अस्पताल के कमरे में सुमित्रा अपनी बेटियों के साथ बैठी थी। ट्यूबलाइट की पीली रोशनी में उसने अपनी 5 बेटियों के चेहरे देखे और उसका दिल दुख से भर गया। वे सब अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लग रही थीं, पर थीं तो अभी भी बच्ची ही। सुमित्रा के आंसू, जो उसने अब तक रोके रखे थे, बह निकले। उसे अपनी बच्चियों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी बच्चियों की तरह वे न स्कूल जा पा रही थीं, न अच्छे कपड़े पहन पा रही थीं और रोज खिचड़ी या दाल चावल खाकर गुजारा कर रही थीं। बड़ी बेटी प्रिया ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। 16 साल की लड़की के हाथ खुरदुरे हो गए थे। ढाबे में बर्तन मांजने से उसके हाथों में घाव हो गए थे। तभी प्रिया ने एक दृढ़ आवाज में कहा, मां, हमें हर हाल में कामयाब होना है। बाकी बेटियों ने भी सिर हिलाया। अंजलि की आंखों में गुस्सा था और मीरा और ज्योति ने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। यहां तक कि सबसे छोटी आशा का चेहरा भी गंभीर था। उस पल सुमित्रा को एहसास हुआ, सिर्फ वही दुखी नहीं है, उसकी बेटियां भी दुखी हैं, गुस्से में हैं और अपमानित महसूस कर रही हैं। खासकर सास की कही बातें कि बेटियां बेकार होती हैं, उन बातों ने बच्चियों के दिल पर भी गहरा घाव किया था। सुमित्रा की आवाज में पहली बार एक ताकत आई, हाँ, तुम सब एक अच्छी जिंदगी जियोगी। उस रात सुमित्रा ने बिस्तर पर अपनी छोटी सी कॉपी निकाली। अस्पताल से मिले पेन से उसने पहले पन्ने पर परिवार का संकल्प लिखा। हमारा परिवार कभी हार नहीं मानेगा। हम एक दूसरे की मदद करते हुए अपने सपने पूरे करेंगे। बच्चों ने भी एक एक करके अपने नाम के आगे अपने सपने लिखे। प्रिया बिजनेसवुमन, अंजलि डॉक्टर, मीरा वकील, ज्योति कंप्यूटर एक्सपर्ट, आशा दुनिया घूमना। उनके सपनों से भरे छोटे छोटे शब्द। सुमित्रा ने उस कॉपी को सीने से लगा लिया। अब उसके पास एक लक्ष्य था, सिर्फ दिन काटना नहीं, बल्कि सच में कामयाब होकर अपनी बेटियों के सपने पूरे करना। एक हफ्ते बाद जब वह अस्पताल से लौटी तो वह एक बदली हुई इंसान थी। शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसका मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। गंगा मौसी ने ठेले पर उसका खुशी से स्वागत किया। सुमित्रा ने एक नई नजर से बाजार को देखा। अब यह जगह सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं थी, यह उसके बड़े सपनों की पहली सीढ़ी थी। बच्चे भी अब और मेहनत से काम करने लगे। सब एक ही लक्ष्य की ओर भाग रहे थे। हर शाम वे गोदाम में बैठकर दिन की कमाई का हिसाब करते और आगे की योजना बनाते। कॉपी में रोज नई योजनाएं लिखी जाती। एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए, यह कब तक संभव होगा। उनके लक्ष्य अब और स्पष्ट होते जा रहे थे। उस रात सुमित्रा ने फिर से कॉपी खोली। परिवार का संकल्प लिखा हुआ पहला पन्ना। अब यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि एक कसम थी जिसे हर हाल में पूरा करना था। अंधेरे में भी सुमित्रा की आंखें चमक रही थीं। अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अब सिर्फ गुजारा नहीं करना था, बल्कि सपनों की ओर बढ़ना था। सुमित्रा को अस्पताल से लौटे 1 महीना हो गया था। ठेले की कमाई अब रोज 500 रुपए से ऊपर रहने लगी थी। गंगा मौसी के साथ आधा आधा बांटने के बाद भी 250 रुपए बचते थे। यह पहले से काफी बेहतर था, लेकिन सुमित्रा अब और बड़ा सोच रही थी। एक दिन दोपहर में जब वह ठेले पर मछली करी बेच रही थी तो सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। उसने मछली करी चखी और उसकी आंखें हैरान रह गईं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाया है? जी, मैंने बनाया है। उस आदमी ने अपना नाम गुप्ता जी बताया। वह बाजार के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। क्या आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करेंगी? खाने का डिपार्टमेंट आप संभालेंगी? सुमित्रा चौंक गई। ठेले से रेस्टोरेंट में काम करने का मौका। गुप्ता जी का रेस्टोरेंट घर जैसा नाम का एक छोटा सा ढाबा था। 8 टेबल वाला, छोटी सी रसोई, लेकिन ठेले से कहीं बेहतर जगह थी। गुप्ता जी ने सुमित्रा के सामने शर्त रखी, महीने के 10 रुपए, दोपहर और रात का खाना, और बचा हुआ खाना वह घर ले जा सकती थी। यह ठेले की कमाई से कहीं ज्यादा स्थिर आमदनी थी। लेकिन एक शर्त है, गुप्ता जी ने कहा, मैं अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू पूरी तरह बदलना चाहता हूं। गुप्ता जी ने बताया कि आजकल ग्राहक कम हो गए हैं और वह परेशान है। आसपास नए रेस्टोरेंट खुलने से उनकी कमाई आधी रह गई है। सुमित्रा ने कुछ दिन सोचा और फिर फैसला कर लिया। उसने गंगा मौसी को सारी बात बताई तो उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी। ये बहुत अच्छा मौका है सुमित्रा, जा मेहनत से काम कर। रेस्टोरेंट में काम शुरू करने के पहले हफ्ते सुमित्रा ने पुराना मेन्यू पूरी तरह बदल दिया। मछली करी, छोले भटूरे, राजमा चावल, पालक पनीर, वे सभी चीजें जिन्हें बनाने में वह माहिर थी,
खासकर मछली करी जो ठेले पर पहले ही हिट हो चुकी थी। गुप्ता जी शुरुआत में थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन पहले ही दिन से रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने लगी। दोपहर में मछली करी खाने वाले ग्राहक शाम को अपने परिवार को लेकर दोबारा आए। गुप्ता जी, ये मछली करी कौन बनाता है? कमाल का स्वाद है। ग्राहकों की तारीफें बढ़ने लगीं। सुमित्रा रसोई में पसीना बहा रही थी, लेकिन उसका दिल खुश था। 1 महीने बाद रेस्टोरेंट की कमाई 2 गुनी हो गई। गुप्ता जी ने खुश होकर सुमित्रा को बोनस भी दिया और फिर उन्होंने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। सुमित्रा जी, मैं सोच रहा हूं कि ये रेस्टोरेंट मैं आपको ही सौंप दूं। जी, मेरा असली काम प्रॉपर्टी का है। रेस्टोरेंट तो मैंने शौक में खोला था, आप इसे मुझसे बेहतर चला सकती हैं। गुप्ता जी का प्रस्ताव यह था, 30,000 रुपए की पगड़ी और 5,000 रुपए महीने का किराया देने पर वह रेस्टोरेंट पूरी तरह सुमित्रा को दे देंगे, जिसमें उनके बनाए हुए ग्राहक भी शामिल थे। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ठेले वाली से रेस्टोरेंट की मालकिन बनना यह एक सपने जैसा था, लेकिन समस्या पैसों की थी। 30,000 रुपए सुमित्रा के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उस रात गोदाम में बच्चों के साथ मीटिंग हुई। प्रिया ने अब तक जमा किए हुए पैसे गिने। ठेले की कमाई और बच्चों की मेहनत से करीब 20,000 रुपए जमा हुए थे। 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, कहां से लाएंगे? सुमित्रा चिंता में पड़ गई। तभी दूसरी बेटी अंजलि ने एक आइडिया दिया। माँ, बाजार के व्यापारियों की कोई कमेटी नहीं है जो मदद करती हो? व्यापारी मंडल? यह बात सुमित्रा ने सोची ही नहीं थी। गंगा मौसी से पता करने पर मालूम हुआ कि सच में व्यापारी मंडल नए काम के लिए कर्ज देता है। शर्तें कड़ी थीं। बाजार में कम से कम 1 साल काम करने वाले को 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का कर्ज मिल सकता था, जिसे हर महीने 1,000 रुपए चुकाने होते थे, और इसके लिए 5 दुकानदारों की गारंटी चाहिए थी। सुमित्रा एक एक दुकानदार के पास गई। गंगा मौसी, बगल वाले, सब्जी वाले, मछली वाले और कसाई, सबने खुशी खुशी गारंटी दे दी। वे सब सुमित्रा की मेहनत को जानते थे। 1 महीने बाद सुमित्रा ने रेस्टोरेंट खरीद लिया। उसने नया बोर्ड भी लगवाया, सुमित्रा की रसोई, सादा लेकिन अपनापन भरा नाम। पहले दिन गंगा मौसी और बाजार के सभी दुकानदार बधाई देने आए। 5 बेटियों ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। प्रिया कैश काउंटर पर, अंजलि खाना परोसने में, मीरा और ज्योति बर्तन धोने में, और छोटी आशा पानी के गिलास भरने में मदद कर रही थी। रात में जब दिन की कमाई गिनी तो 100-200 रुपये थे। ठेले की कमाई से 2 गुने से भी ज्यादा। सुमित्रा का दिल भर आया। हमने सच में कर दिखाया। बच्चों के चेहरे पर भी एक नई उम्मीद थी। अब वे गोदाम की जगह एक ठीक ठाक घर में रह सकते थे। उस रात सुमित्रा ने अपनी कॉपी में नई योजनाएं लिखीं। 1 साल बाद किराए का घर, 2 साल बाद बच्चों का स्कूल में फिर से दाखिला, 3 साल बाद रेस्टोरेंट को बड़ा करना। सपने एक एक करके सच हो रहे थे। ठेले से शुरुआत करके अब वह एक रेस्टोरेंट की मालकिन थी, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। उसे अभी और बड़े सपनों की ओर बढ़ना था। सुमित्रा की रसोई को खुले 6 महीने हो गए थे। रेस्टोरेंट इतना मशहूर हो गया था कि दोपहर में लाइन लगने लगी थी। खासकर सुमित्रा की मछली करी, जो 2 बजे तक खत्म हो जाती थी। दिन की कमाई 2,000 रुपए से ज्यादा होने लगी थी। किराया और कर्ज चुकाने के बाद भी महीने के 30,000 रुपए बच जाते थे। सुमित्रा इन पैसों को धीरे धीरे जमा करके बाजार के पास की दुकानों में छोटी छोटी हिस्सेदारी खरीदने लगी। एक दिन वह एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में दुकान में निवेश की बात कर रही थी। 13 साल की तीसरी बेटी मीरा भी उसके साथ थी। मीरा ने दुकान के कागजात ध्यान से देखे और एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अंकल, इस दुकान की मिल्कियत तो कई लोगों में बंटी हुई है, बाद में कोई कानूनी दिक्कत तो नहीं होगी? डीलर हैरान रह गया। यह सवाल एक स्कूल की बच्ची के मुंह से सुनना अजीब था। मीरा ने कॉन्ट्रैक्ट के हर पन्ने को पढ़ा और उसमें लिखी अजीब शर्तों की ओर इशारा किया। ये ऐसी बातें थीं जो सुमित्रा को भी समझ नहीं आई थीं। आखिर में उन्हें एक बेहतर डील मिली। अगर मीरा साथ न होती तो आज बड़ा नुकसान हो जाता। ऐसर में विठी। लेकिन असली मुसीबत 1 महीने बाद आई। रेस्टोरेंट के बाहर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आ गए। किसी ने गुमनाम शिकायत की थी और वे सफाई की जांच करने आए थे। सुमित्रा को पूरा भरोसा था क्योंकि वह सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन अधिकारी नुक्स निकालने लगे। फ्रिज का तापमान थोड़ा ज्यादा है, मसालों के डिब्बे ठीक से नहीं रखे हैं, वगैरह वगैरह।
आखिर में उन्होंने एक हफ्ते के लिए रेस्टोरेंट बंद करने का नोटिस दे दिया। सुमित्रा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। असली समस्या इसके बाद शुरू हुई। बाजार में एक अफवाह फैलने लगी। सुमित्रा की रसोई में खाना खाकर लोग बीमार पड़ गए, वहां बहुत गंदगी रहती है। ये बातें पूरे बाजार में फैल गईं। जब एक हफ्ते बाद रेस्टोरेंट दोबारा खुला तो ग्राहक आने बंद हो गए। दिन की कमाई 500 रुपए भी नहीं हो पा रही थी। सुमित्रा पूरी तरह निराश हो गई। तभी चौथी बेटी ज्योति सामने आई। 12 साल की ज्योति पास के साइबर कैफे में जाकर कुछ टाइप करती रही। कुछ दिनों बाद उसने अपनी माँ को कुछ दिखाया। माँ, ये देखो। ज्योति ने एक लोकल फेसबुक ग्रुप दिखाया। वहां सुमित्रा की रसोई के समर्थन में पोस्ट थे। पुराने ग्राहक लिख रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह शहर का सबसे साफ सुथरा रेस्टोरेंट है। ज्योति ने एक और तरीका आजमाया। उस समय नए नए शुरू हुए फूड रिव्यू ब्लॉग्स पर उसने सुमित्रा की रसोई का पेज बनाया और पुराने ग्राहकों से रिव्यू लिखने को कहा। कंप्यूटर से ये सब भी हो सकता है। सुमित्रा हैरान थी। एक 12 साल की बच्ची ने वो तरीका खोज निकाला था जो बड़े भी नहीं जानते थे। मीरा ने भी कानूनी रास्ता खोजा। उसने लाइब्रेरी जाकर झूठी शिकायतों से निपटने के कानून पढ़े। माँ, हम पता लगा सकते हैं कि शिकायत किसने की थी। ATI नाम की एक चीज होती है। 2 महीने बाद सच सामने आ गया। पास में ही खुले एक नए चाइनीज रेस्टोरेंट के मालिक ने जलन के मारे झूठी शिकायत की थी। जब यह बात फैली तो लोगों की सहानुभूति सुमित्रा की रसोई के साथ हो गई। पुराने ग्राहक वापस आने लगे और इंटरनेट पर रिव्यू पढ़कर नए ग्राहक भी आने लगे। इस संकट के बाद रेस्टोरेंट की कमाई पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। तब सुमित्रा को एहसास हुआ, उसके बच्चे सिर्फ मदद नहीं कर रहे थे, वे अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। मीरा ने कानूनी समस्या को समझा और ज्योति ने मार्केटिंग का नया तरीका खोज निकाला। शाम को परिवार की मीटिंग हुई। सुमित्रा ने बच्चों से खुलकर कहा, तुम लोगों की वजह से ही हम इस मुसीबत से निकल पाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, अब हम भी बड़े हो गए हैं। 17 साल की प्रिया ने कहा। वह अब एक समझदार युवती लग रही थी। उस रात सुमित्रा ने अपनी कॉपी में एक नई योजना लिखी। सिर्फ एक रेस्टोरेंट काफी नहीं था, उसे और बड़ा बिजनेस करना था और बच्चों की प्रतिभा को भी निखारना था। मीरा की कानूनी समझ, ज्योति का कंप्यूटर ज्ञान, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। जिन बेटियों को उसकी सास ने बेकार कहा था, वे असल में हीरे थीं। उसने दुकानों में हिस्सेदारी खरीदने का काम और तेजी से शुरू कर दिया। मीरा कॉन्ट्रैक्ट देखती थी, इसलिए गलती का कोई डर नहीं था और ज्योति बाजार का सर्वे करके सही जानकारी देती थी। संकट एक अवसर बनकर आया था। इस घटना से सुमित्रा ने अपने बच्चों की असली ताकत को पहचाना और अब वह और बड़े सपने देख सकती थी। इस संकट के 1 साल बाद सुमित्रा की रसोई कानपुर के नवीन मार्केट का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट बन चुका था। दिन की कमाई 3 रुपए से ज्यादा थी। सुमित्रा ने जमा किए हुए पैसों से बाजार के पास की 3 और दुकानों में हिस्सेदारी खरीद ली थी। एक सोमवार की सुबह बाजार के गेट पर भीड़ लगी थी। एक बड़ा सा सरकारी नोटिस चिपका हुआ था। सुमित्रा भी पास जाकर पढ़ने लगी। शहरी पुनर्विकास योजना के तहत क्षेत्र अधिग्रहण की सूचना। कानूनी भाषा में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन मतलब साफ था। पूरा नवीन मार्केट एरिया पुनर्विकास के लिए चुना गया था। अगले 2 सालों में सारी इमारतें तोड़ी जाएंगी और उनकी जगह नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट बनेंगे। दुकानदारों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कोई खुश था कि अब मोटी रकम मिलेगी, तो कोई चिंतित था कि अब दुकान कहां चलाएंगे। सुमित्रा का मन भी बेचैन था। उस शाम रेस्टोरेंट बंद करके घर लौटते हुए तीसरी बेटी मीरा ने कहा कि उसे वो नोटिस फिर से देखना है। अब मीरा 14 साल की थी और पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। माँ, इसे ध्यान से पढ़ना होगा, मीरा ने नोटिस की एक एक लाइन समझाते हुए कहा। पुनर्विकास का तरीका, मुआवजे का नियम, नई दुकानों में प्राथमिकता। एक 14 साल की बच्ची को यह सब कैसे समझ आ रहा था, यह हैरान करने वाला था। यहाँ देखो माँ, दुकान के मालिकों को सिर्फ मुआवजा नहीं, बल्कि नई बनने वाली दुकानों में एक दुकान खरीदने का पहला हक भी मिलेगा। सुमित्रा चौंक गई। जिन 3 दुकानों में उसकी हिस्सेदारी थी, वे सभी इस एरिया में थीं। अगले दिन सुमित्रा एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गई। मीरा भी साथ थी। डीलर ने सुमित्रा को देखते ही खुशी से कहा, अरे सुमित्रा जी, आप सही समय पर आईं। जब से ये खबर आई है, आपकी दुकानों के दाम आसमान छू रहे हैं।
पुनर्विकास की खबर फैलते ही सुमित्रा की हिस्सेदारी की कीमत अचानक बढ़ गई थी। उसने जितने पैसे लगाए थे उससे 3 गुना ज्यादा। लेकिन अभी बेचना घाटे का सौदा है, मीरा बीच में बोली। जब पुनर्विकास पूरा हो जाएगा तो कीमतें और बढ़ेंगी, हमें इंतजार करना चाहिए। डीलर ने मीरा को हैरानी से देखा। एक स्कूल की बच्ची को पुनर्विकास की इतनी गहरी समझ, यह कमाल की बात थी। मुआवजे के लिए एक मीटिंग रखी गई। सरकारी ऑफिस में सभी दुकानदार और मालिक इकट्ठा हुए। सुमित्रा भी मीरा के साथ गई। एक अधिकारी ने मुआवजे का जटिल हिसाब समझाया जो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन मीरा ध्यान से सब कुछ नोट कर रही थी। घर आकर मीरा ने कैलकुलेटर पर हिसाब लगाकर बताया, माँ, हमें तीनों दुकानों की हिस्सेदारी का कुल मुआवजा करीब 20 लाख रुपए मिलेगा, और साथ में नई बनने वाली दुकानों में हिस्सेदारी भी। सुमित्रा को यकीन नहीं हुआ। कुछ साल पहले जिसके पास सिर्फ कुछ पोटलियां थीं, आज वह लाखों की मालकिन बनने वाली थी। अब हमें फैसला करना है। सुमित्रा की आवाज में एक आत्मविश्वास था। अब वे दिन काटने के लिए नहीं बल्कि अपना भविष्य बनाने की स्थिति में थे। बड़ी बेटी प्रिया भी बहुत खुश थी। 18 साल की प्रिया अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट में भी दिलचस्पी ले रही थी। माँ, इन पैसों से हमें और बड़ा बिजनेस करना चाहिए। कैसा बिजनेस? कई सारे रेस्टोरेंट खोलें या फिर किसी दूसरे काम में पैसा लगाएं। प्रिया की आंखों में एक बिजनेसमैन वाली चमक थी। वह सिर्फ पैसा बचाने की नहीं बल्कि उसे बढ़ाने की सोच रही थी। दूसरी बेटी अंजलि की दिलचस्पी अलग थी। 16 साल की अंजलि अपनी पढ़ाई पूरी करके मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। माँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं गरीब लोगों का इलाज करना चाहती हूँ जो पैसों की वजह से अस्पताल नहीं जा पाते। सुमित्रा का दिल भर आया। इतने मुश्किल दिनों में भी उसके बच्चों ने इतने बड़े सपने देखे थे। चौथी बेटी ज्योति की दिलचस्पी कंप्यूटर में और बढ़ गई थी। वह इंटरनेट पर पुनर्विकास से जुड़ी नई नई जानकारियां खोज कर लाती थी। माँ, जब ये एरिया दोबारा बनेगा तो यहाँ बहुत सारी इट कंपनियां आएंगी। सबसे छोटी आशा अब बड़ी हो रही थी। उसे अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक था और वह लाइब्रेरी से अंग्रेजी की किताबें लाकर पढ़ती थी। उस रात सुमित्रा ने अपनी कॉपी में एक नई योजना लिखी। पुनर्विकास पूरा होने के 2 साल बाद के लिए उसने एक ठोस प्लान बनाया। मुआवजे और नई दुकान की हिस्सेदारी से एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना और बच्चों के सपनों को भी पूरा करना। अब वह वाकई एक बड़ा सपना देख सकती थी। सबसे बढ़कर उसे यकीन हो गया था कि उसकी हर एक बेटी में एक खास हुनर है। मीरा की कानूनी समझ, प्रिया की बिजनेस की सूझबूझ, अंजलि की सेवा भावना, ज्योति की तकनीकी क्षमता और आशा की भाषा की समझ। जिन बेटियों को उसकी सास ने बेकार कहा था वे असल में अपने क्षेत्र की महारथी थीं। पुनर्विकास की खबर सुमित्रा के परिवार के लिए एक नया मोड़ लेकर आई थी। अब समय आ गया था एक बड़े मंच पर अपनी काबिलियत दिखाने का। पुनर्विकास शुरू हुए 1.5 साल बीत गया था। नवीन मार्केट अब धूल और मशीनों के शोर से भरा था, लेकिन सुमित्रा के परिवार के लिए यह नए अवसरों का समय था। 20 लाख रुपए मुआवजा और नई दुकान में हिस्सेदारी मिलने के बाद सुमित्रा ने बिजनेस को बड़ा करने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बच्चों की पढ़ाई की समस्या हल की। प्रिया और अंजलि ने प्राइवेट परीक्षा देकर 12वीं पास की और मीरा और ज्योति का दाखिला एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दिया गया। छोटी आशा एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगी। लेकिन बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वे अपने क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रहे थे। बड़ी बेटी प्रिया अब सुमित्रा की बिजनेस पार्टनर बन गई थी। 19 साल की प्रिया दिन रात यह सोचती थी कि मिले हुए पैसों को कहां निवेश किया जाए। वह शेयर बाजार के बारे में पढ़ती और प्रॉपर्टी निवेश के सेमिनार में जाती। माँ, हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। प्रिया जो जानकारी लाई थी वह उस समय नई नई उभर रही इट कंपनियों की थी। ज्यादातर लोग अभी उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रिया ने उनकी क्षमता को पहले ही पहचान लिया था। सुमित्रा शुरुआत में थोड़ा झिझकी, लेकिन प्रिया के विश्लेषण में दम था। उन्होंने 5 लाख रुपए निवेश किए जो 6 महीने में ही 2 गुने हो गए। उस दिन के बाद प्रिया पूरी तरह निवेश की दुनिया में डूब गई। वह बिजनेस अखबार पढ़ती, कंपनियों की बैलेंस शीट का विश्लेषण करती और बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाती। बिजनेस की समझ में वह अपनी मां से भी आगे निकल गई थी। दूसरी बेटी अंजलि ने मेडिकल की राह पकड़ी। मेडिकल कॉलेज की तैयारी के साथ साथ वह मेडिकल से जुड़े कामों में भी हाथ बौंटाना चाहती थी। मां,
क्या मैं किसी मेडिकल सप्लाई कंपनी में पार्ट टाइम काम कर सकती हूँ? अंजलि ने कानपुर की एक मेडिकल उपकरण सप्लायर कंपनी में काम शुरू कर दिया। शुरुआत में काम छोटा था, लेकिन मेडिकल की जानकारी बढ़ने के साथ उसे जरूरी काम मिलने लगे। कंपनी वाले भी उसकी लगन और ज्ञान की तारीफ करते। अंजलि की खोजे हुए नए मेडिकल उपकरणों की जानकारी की बदौलत सुमित्रा ने मेडिकल सप्लाई के बिजनेस में भी निवेश किया। यह एक छोटा निवेश था, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में नेटवर्क बनाने की एक अहम शुरुआत थी। तीसरी बेटी मीरा ने कानून के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। अब हाई स्कूल में पढ़ रही मीरा सुमित्रा के हर कॉन्ट्रैक्ट की जांच करती थी। निवेश के कागजात, प्रॉपर्टी के सौदे, कंपनी का रजिस्ट्रेशन। अगर मीरा न होती तो वे कई बार धोखा खा चुके होते। माँ, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक छुपी हुई शर्त है। मीरा जिन गलतियों की ओर इशारा करती, वे बाद में बड़ी मुसीबत बन सकती थीं। वह एक वकील की तरह काम कर रही थी। मीरा ने ही सुमित्रा के बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलने में मदद की, जिससे टैक्स में भी फायदा हुआ और बड़े निवेश का रास्ता भी खुल गया। चौथी बेटी ज्योति ने इट के क्षेत्र में कमाल कर दिया। अब 9वीं कक्षा में पढ़ रही ज्योति ने वेबसाइट बनाने से लेकर डेटाबेस मैनेजमेंट तक सब कुछ अकेले सीख लिया था। सुमित्रा का नया बिजनेस, ऑनलाइन टिफिन सर्विस, भी ज्योति ने ही शुरू किया था। उस जमाने में ऑनलाइन ऑर्डर एक नई चीज थी, लेकिन ज्योति ने इसकी संभावना को पहले ही देख लिया था। माँ, आगे चलकर लोग इंटरनेट से ही खाना मंगवाएंगे। ज्योति के बनाए हुए सिस्टम की बदौलत सुमित्रा का टिफिन बिजनेस पूरे कानपुर में फैल गया। दिन के 100 से ज्यादा ऑर्डर आने लगे। सबसे छोटी आशा ने ग्लोबल सोच दिखाई। एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही आशा अंग्रेजी और चाइनीज भाषा में माहिर हो रही थी। सुमित्रा के बिजनेस को विदेश ले जाने का आइडिया भी आशा का ही था। माँ, भारतीय खाना विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है। हमें एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहिए। आशा जो रिसर्च करके लाई थी, उससे पता चला कि सच में भारतीय खाने की मांग बढ़ रही है। सुमित्रा ने आशा की सलाह मानकर छोटे पैमाने पर एक्सपोर्ट का काम भी शुरू कर दिया। 2 सालों में सुमित्रा का बिजनेस आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू होकर अब वे एक फूड कंपनी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन सर्विस और एक्सपोर्ट के बिजनेस में उतर चुके थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि 5 बेटियां अपने अपने क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभा रही थीं। प्रिया, निवेश प्रमुख; अंजलि, मेडिकल बिजनेस; मीरा, कानूनी मामले; ज्योति, इट और टेक्नोलॉजी; आशा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यह एक परफेक्ट टीम थी। एक शाम वे अपने नए खरीदे हुए अपार्टमेंट के लिविंग रूम में बैठे थे। पुनर्विकास पूरा होने पर मिले मुनाफे से उन्होंने शहर के एक अच्छे इलाके में घर ले लिया था। अब हमें एक बड़े मंच पर जाने का समय आ गया है। सुमित्रा की बात पर बेटियों ने सिर हिलाया। अब तक जमा की हुई पूंजी और अपनी काबिलियत से वे अब एक बड़े बिजनेस को चुनौती दे सकते थे। प्रिया ने एक बिजनेस प्लान सामने रखा। योजना थी एक बड़ी लिस्टेड कंपनी में रणनीतिक निवेश करने की और आखिर में उसके मैनेजमेंट पर कब्जा करने की। माँ, अब हम दादी के सामने गर्व से खड़े हो सकते हैं। जिन बेटियों को उनकी सास ने बेकार कहा था, वे अब अपने अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ बन चुकी थीं और अपनी इसी विशेषज्ञता के दम पर वे एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रही थीं। सुमित्रा का दिल गर्व से भर गया। एक ठेले से शुरुआत करके आज वे एक बड़े बिजनेस ग्रुप के बराबर खड़े होने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो अभी बाकी थी। 20 साल बीत गए। सुमित्रा अब 57 साल की हो चुकी थी। उसकी मेहनत और बेटियों की विशेषज्ञता ने मिलकर उन्हें देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक बना दिया था। प्रिया 36 साल की, अब ग्रुप की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हेड थी। अंजलि एक मेडिकल ट्रस्ट की डायरेक्टर के तौर पर कई बड़े अस्पतालों का मैनेजमेंट देख रही थी। मीरा देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म में पार्टनर बन चुकी थी। ज्योति एक इट एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म बिजनेस को लीड कर रही थी। और सबसे छोटी आशा ग्लोबल बिजनेस हेड के तौर पर विदेशों में नेटवर्क बना रही थी। आज एक खास दिन था। सुमित्रा की अध्यक्षता वाले ग्रुप द्वारा मुंबई के ग्रांड हयात होटल में एक बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया था। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारी और मीडिया सब मौजूद थे। हॉल शानदार था। छत पर क्रिस्टल के झाड़ फानूस चमक रहे थे और 800 मेहमान गोल मेजों पर बैठे थे। सुमित्रा मंच पर अपनी सफलता की कहानी सुना रही थी। उसकी बातों पर जोरदार तालियां बजीं। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए अपना भाषण समाप्त किया।
कैमरों के फ्लैश चमके और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कार्यक्रम के बाद सुमित्रा अपनी बेटियों के साथ होटल की लॉबी में विप लाउंज की ओर बढ़ी। संगमरमर के फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी लॉबी के एक कोने में सोफे पर बैठे दो लोग धीरे से खड़े हुए। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जो लाठी के सहारे खड़ी थी और दूसरा 60 साल का एक आदमी जिसने एक पुराना काला सूट पहना हुआ था। सुमित्रा के कदम रुक गए। उसके हाथ में पकड़ा हैंडबैग हल्का सा कांप गया। रमेश ने 3 महीने पहले अखबार में सुमित्रा की खबर देखी थी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। सिर्फ बेटियां पैदा करने पर जिसे पाई पाई के लिए मोहताज करके घर से निकाल दिया था, वो आज एक बड़े ग्रुप की चेयरमैन। उसने तस्वीर को कई बार देखा लेकिन वह सुमित्रा ही थी। सुमित्रा को निकालने के बाद रमेश की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। बिजनेस में घाटा होने के बाद वह कर्ज में डूब गया। 17 साल पहले उसने दूसरी शादी की, लेकिन जब वो औरत भी बेटा पैदा नहीं कर सकी तो एक दिन अचानक गायब हो गई। अब वह अपनी मां कमला के साथ 300 रुपए महीने के किराए के एक कमरे में रहता था और नूडल्स खाकर गुजारा कर रहा था। जब अस्पताल में पता चला कि उसकी मां को फेफड़ों का कैंसर है तो रमेश टूट गया। ऑपरेशन का खर्च 10 लाख था और उसके बैंक खाते में सिर्फ 3000 रुपए थे। मां, एक बार चलकर मिलते हैं। सास कमला ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन मौत के डर के आगे उसका आखिरी घमंड भी टूट गया। सुमित्रा, रमेश ने कांपती आवाज में पुकारा। सुमित्रा मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। विप लाउंज के अंदर से उसकी 5 बेटियां एक एक करके बाहर निकली। सबने महंगे डिजाइनर सूट पहने थे और हाथों में टैबलेट थे। प्रिया सबसे पहले आगे आई। 36 साल की प्रिया ने एक महंगा सूट पहना था और गले में मोतियों का हार चमक रहा था। सास कमला ने प्रिया को देखते ही मुंह खोल दिया। 20 साल पहले की वो सहमी हुई लड़की आज इतने आत्मविश्वास से खड़ी थी। एक एक करके बाकी बेटियां भी सामने आईं। अंजलि ने डॉक्टर के कोट की जगह एक सुंदर सा सूट पहना था। मीरा वकील की तरह एक काले सूट में थी। ज्योति कैजुअल लेकिन स्टाइलिश कपड़ों में थी और आशा एक ग्लोबल बिजनेस वुमन लग रही थी। होटल में मौजूद बाकी मेहमानों की नजरें भी उन पर टिक गईं। 2 गरीब, लाचार बूढ़े और एक शानदार सफल परिवार। यह नजारा बहुत अजीब था। रमेश ने एक कदम आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन प्रिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका इशारा साफ था और आगे मत आना। प्रिया, सास ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन प्रिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी मां की ओर देखकर शांति से पूछा, मां, क्या आप इन्हें जानती हैं? इस एक सवाल से सास का चेहरा सफेद पड़ गया। 20 साल पहले जिस पोती को उसने इतना अपमानित किया था, आज वह उसे एक अजनबी की तरह देख रही थी। सुमित्रा ने धीरे से मुंह खोला, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। एक छोटा सा जवाब, लेकिन बहुत भारी। रमेश के कंधे झुक गए। सुमित्रा, प्लीज, क्या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं या आप खुद चले जाएंगे? मीरा की ठंडी आवाज सुनकर रमेश और कुछ नहीं बोल सका। आसपास के लोग उन्हें घूर रहे थे और होटल के कर्मचारी भी उनकी तरफ देख रहे थे। सास ने अपनी लाठी को और कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह कुछ कहना चाहती थी। दोबारा कभी हमारे सामने मत आना। सुमित्रा के कठोर शब्दों ने संगमरमर के फर्श पर गूंज पैदा की और फिर वह अपनी बेटियों के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ गई। 5 बेटियों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही सास और रमेश लॉबी में अकेले रह गए। लोगों की कानाफूसी और घूरती नजरों के बीच वे किसी तरह वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन रमेश की आंखों में अभी भी हार न मानने की एक चमक थी। यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता था। होटल की उस मुलाकात को 1 हफ्ता बीत गया। सुमित्रा हमेशा की तरह अपने काम में लगी रही। उसने उस दिन की बात को भुला दिया था, लेकिन रमेश हार नहीं मान सकता था। अस्पताल से मिली रिपोर्ट उसके हाथ में कांप रही थी। फेफड़ों का कैंसर, 3री स्टेज। ऑपरेशन नहीं हुआ तो सिर्फ 6 महीने। डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सास कमला अस्पताल के बिस्तर पर ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी। उसका वो रौबदार चेहरा अब कहीं नहीं था। वह कभी कभी नींद में बड़बड़ाती, सुमित्रा, और यह सुनकर रमेश का दिल और दुखता। रमेश 4 दिनों तक सुमित्रा के ऑफिस के बाहर इंतजार करता रहा। मुंबई के बीचों बीच बनी वो कांच की इमारत आसमान को छू रही थी। वहां आने जाने वाले लोग महंगे सूट पहने थे। रमेश की फटी जैकेट और घिसे हुए जूते वहां बिल्कुल अजीब लग रहे थे। गार्ड ने उसे कई बार भगाया, लेकिन रमेश पास के एक कैफे में बैठकर इंतजार करता रहा।
एक कप कॉफी के सहारे पूरा दिन बिताते हुए वह बस खिड़की से बाहर देखता रहता। कैफे के कर्मचारियों और ग्राहकों की घूरती नजरें उसे चुभ रही थीं, लेकिन उसके पास कोई और ठिकाना नहीं था। तीसरे दिन शाम को एक काली मर्सिडीज पार्किंग से बाहर निकली। रमेश ने सड़क से हाथ हिलाया। गाड़ी कुछ पल रुकी और फिर किनारे आकर खड़ी हो गई। पीछे की सीट का शीशा नीचे हुआ और सुमित्रा का चेहरा दिखा। महंगे कोट पर हीरे का ब्रोच चमक रहा था और मेकअप परफेक्ट था। वह रमेश की दुनिया से बिल्कुल अलग लग रही थी। वे पास के एक होटल की लॉबी में बैठे। संगमरमर की मेजें, चमड़े के सोफे और धीमा संगीत। रमेश आस पास देखकर सहम गया, लेकिन सुमित्रा आराम से बैठ गई। रमेश कॉफी का कप घुमाता रहा और कुछ बोल नहीं पाया। सुमित्रा घड़ी देखकर इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे खामोशी बढ़ती गई, रमेश के हाथ और कांपने लगे। माँ बहुत बीमार है, बड़ी मुश्किल से रमेश के मुंह से निकला। सुमित्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ महीने ही बचेंगी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा अब भी ठंडे चेहरे से उसे देख रही थी। क्या तुम मदद कर सकती हो? यह एक सवाल पूछने के लिए रमेश को कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। 20 साल पहले जिस औरत को उसने घर से निकाला था, आज उसके सामने घुटने टेकने जैसी हालत थी। सुमित्रा ने कॉफी का कप नीचे रखा। उस छोटी सी आवाज ने लॉबी की खामोशी को तोड़ दिया। नहीं, एक सीधा और सपाट इनकार। रमेश के कंधे टूटकर झुक गए। जब सुमित्रा उठकर जाने लगी तो रमेश ने जल्दी से कहा, माँ बार बार तुम्हारा नाम लेती हैं। इस बात पर सुमित्रा के कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन फिर वह आगे बढ़ गई। रमेश अकेला उस मेज पर बहुत देर तक बैठा रहा। होटल के कर्मचारी उसे घूर रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। घर लौटते हुए मेट्रो में रमेश ने अपना फोन निकाला। अस्पताल में खींची मां की तस्वीर स्क्रीन पर थी। ऑक्सीजन मास्क लगाए सोता हुआ चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में कुछ दिन की मेहमान है। उस रात सुमित्रा अपनी बेटियों के साथ लिविंग रूम में चाय पी रही थी। उसने रमेश की मुलाकात का जिक्र किया, लेकिन बेटियों की प्रतिक्रिया वही थी जो उसने सोची थी। सबने साफ मना कर दिया, लेकिन सुमित्रा सो नहीं पाई। वह बेडरूम की खिड़की से रात के शहर को देखते हुए सोचती रही। रमेश की आखिरी बात उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या सास सच में उसका नाम ले रही है? 2 दिन बाद सुमित्रा ने चुपचाप एक फैसला किया। उसने बेटियों को बताए बिना एक योजना बनाई। उसे पहले खुद कुछ पता करना था। सुमित्रा अकेले अस्पताल पहुंची। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड की 12वीं मंजिल। हवा में दवाओं की गंध थी। सुमित्रा ईकू के बाहर बहुत देर तक खड़ी रही। कांच की खिड़की से सांस दिखाई दे रही थी। ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए बहुत ही लाचार। जो औरत कभी इतनी रौबदार थी, आज कितनी छोटी लग रही थी। सुमित्रा का मन बहुत बेचैन था। एक नर्स सास के चेहरे को गीले कपड़े से पोंछ रही थी। तभी सास ने हल्के बुखार में बड़बड़ाया, सुमित्रा मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी। नर्स ने हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह किससे बात कर रही है, लेकिन सुमित्रा ने सब कुछ सुन लिया था। वह सच में पछता रही थी। सुमित्रा ने नर्सिंग स्टेशन पर सास की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से बताया कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो 1 महीना भी मुश्किल से निकलेगा। अस्पताल से बाहर निकलते हुए सुमित्रा ने एक फैसला किया। नफरत अपनी जगह थी, लेकिन जो कभी उसका परिवार था उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती थी। अगले दिन सुमित्रा ने चुपचाप 10 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा दिए। उसने बेटियों को नहीं बताया। उसने एक गुमनाम दानकर्ता के नाम से पैसे जमा कराए थे। रमेश को जब अस्पताल से फोन आया तो वह वहीं जमीन पर बैठ गया। एक गुमनाम दानकर्ता। उसे यकीन था कि यह सुमित्रा ही हो सकती है। वह अस्पताल के कॉरिडोर में फूट फूट कर रोया। ऑपरेशन सफल रहा। कैंसर की गांठ पूरी तरह निकाल दी गई और सास ईकू में ठीक हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और समस्या हो गई। उसे निमोनिया हो गया। 83 साल के शरीर के लिए यह सहना मुश्किल था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सास की हालत बिगड़ती गई। 1 हफ्ते बाद जब मां को आखिरी बार होश आया तो उसने रमेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। रमेश, सुमित्रा से कहना मुझे माफ कर दे। ये सास के आखिरी शब्द थे। उस रात उसने शांति से दम तोड़ दिया। रमेश ने मां का अंतिम संस्कार किया। वह सुमित्रा को बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय वह कुछ दिनों बाद उससे मिलने गया, लेकिन इस बार उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह एक वकील से मिलकर आया था।
उसे लगा कि शायद कानूनी तौर पर उसका भी सुमित्रा की संपत्ति पर कोई हक हो सकता है। रमेश सुमित्रा के मुंबई वाले आलीशान अपार्टमेंट पहुंचा। उसने गार्ड से कई बार बात कराने को कहा, लेकिन सुमित्रा ने मिलने से मना कर दिया। शाम को सुमित्रा पार्किंग से ऊपर आई। उसने एक महंगा कोट पहना था और हाथ में एक ब्रांडेड बैग था। वह अब भी रमेश की दुनिया से बहुत अलग लग रही थी। तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? सुमित्रा थकी हुई लग रही थी। रमेश ने अपनी तैयार की हुई बात कही। मैंने एक वकील से बात की है। कानूनी तौर पर मेरा भी तुम्हारी संपत्ति पर कुछ हक बनता है। उस पल सुमित्रा का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने ऑपरेशन के पैसे दिए और अब यह कानूनी हक जता रहा था। सुमित्रा ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। मीरा, तुम अभी यहां आ सकती हो? हाँ, जरूरी काम है। 10 मिनट बाद एक काली BMW अपार्टमेंट के सामने रुकी। मीरा उतरी। 33 साल की मीरा एक परफेक्ट वकील के सूट में थी और हाथ में एक लेदर का ब्रीफकेस था। मीरा ने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने ब्रीफकेस से एक मोटी फाइल निकाली। उस फाइल में दर्जनों कानूनी दस्तावेज थे। तो आप कानूनी हक की बात कर रहे हैं? मीरा की आवाज ठंडी और प्रोफेशनल थी। मीरा ने एक एक करके कागज दिखाए। 10 साल पहले तैयार किए गए फैमिली ट्रस्ट के कागजात, गिफ्ट डीड, विरासत छोड़ने के शपथ पत्र और कई तरह के कानूनी सुरक्षा कवच। मां की सारी संपत्ति 10 साल पहले ही कानूनी तौर पर हम बहनों के नाम कर दी गई है। मीरा ने एक और कागज सामने रखा जिस पर कोर्ट की मुहर लगी थी, और यह है आपके खिलाफ कोर्ट का आदेश, जिसके तहत आप हमारे पास नहीं आ सकते। यह आज दोपहर ही जारी हुआ है। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। अगर आप अब हमारे परिवार के पास आए तो आपको कानूनी सजा होगी, जुर्माना भी और जेल भी हो सकती है। मीरा की बातें बिल्कुल साफ और सटीक थीं। सारी कानूनी कमियां 10 साल पहले ही बंद कर दी गई थीं। रमेश उन कागजात को देखकर निराश हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके वकील ने उसे झूठी उम्मीद दी थी। मीरा, रमेश ने बड़ी मुश्किल से कहा, लेकिन मीरा एक कदम पीछे हट गई। मैं वकील मीरा हूं, आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। यह सुनते ही रमेश ने सब कुछ छोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि अब कानूनी या भावनात्मक कोई भी रास्ता नहीं बचा है। सुमित्रा ने आखिरी बार रमेश को देखा। अब सच में सब खत्म हो गया है, दोबारा कभी मत आना। रमेश सिर झुकाकर लौट गया। उसकी पीठ बहुत अकेली लग रही थी, लेकिन सुमित्रा और मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपार्टमेंट की लॉबी में सिर्फ रमेश के कदमों की आवाज गूंज रही थी। ऑटोमेटिक दरवाजा बंद होते ही रमेश पूरी तरह गायब हो गया। उस रात सुमित्रा अपनी बेटियों के साथ बैठी थी। मीरा ने जो कानूनी सुरक्षा कवच तैयार किया था वह कितना परफेक्ट था, यह आज साबित हो गया। यह 10 साल की तैयारी का नतीजा था। अब सच में सब कुछ खत्म हो गया था। 20 साल की नफरत, दर्द और आखिरी हिसाब किताब। सुमित्रा को आज पूरी तरह आजादी मिल गई थी। 1 साल बीत गया। सुमित्रा अब 58 साल की हो चुकी थी। अपने ऑफिस की खिड़की से मुंबई का समंदर आज बहुत खूबसूरत लग रहा था। सूरज डूब रहा था और नारंगी आसमान का अक्स पानी पर चमक रहा था। सुमित्रा कॉफी का कप हाथ में लिए उस नजारे को देखते हुए पुरानी बातें सोच रही थी। रमेश उसके बाद कभी नहीं दिखा। सास की बरसी पर भी कोई खबर नहीं आई। शायद वह कहीं चला गया था, एक हारे हुए इंसान की तरह। ऑफिस की लंबी मेज पर आज की मीटिंग के कागजात रखे थे। नए बिजनेस प्लान, विदेश में विस्तार की रिपोर्ट, सामाजिक कार्यों की योजना। हर कागज पर उसकी 5 बेटियों के नाम थे। प्रिया अब ग्रुप की वाइस चेयरमैन बन गई थी। एक निवेश विशेषज्ञ के तौर पर पूरी इंडस्ट्री उसका लोहा मानती थी। अंजलि मेडिकल ट्रस्ट की चेयरपर्सन के तौर पर देश भर में कई मुफ्त क्लिनिक चला रही थी। मीरा देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट वकील बन गई थी। ज्योति को ईट के क्षेत्र में नए आविष्कारों के लिए कई अवार्ड मिले थे। और छोटी आशा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संभालते हुए एशिया में एक बड़ा नेटवर्क बना चुकी थी। आज शाम परिवार की डिनर पार्टी थी। हर महीने का आखिरी रविवार वे सब साथ में खाना खाते थे। यह सुमित्रा का बनाया हुआ एकमात्र पारिवारिक नियम था। सूरज पूरी तरह डूबने के बाद सुमित्रा अपनी कुर्सी से उठी। मेज पर सुबह आई एक चिट्ठी रखी थी। भेजने वाला रमेश था। चिट्ठी छोटी सी थी। उसने सास की पहली बरसी पर भेजी थी। माफी के साथ यह भी लिखा था कि वह अब कभी संपर्क नहीं करेगा। और आखिर में एक लाइन थी, मां ने मरने से पहले कहा था, सुमित्रा से कहना कि मुझे सच में बहुत अफसोस है, मैंने बेटियों को कम आंका,
यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सुमित्रा ने चिट्ठी को मोड़कर दराज में रख दिया। उसे लगा कि अब सच में सब कुछ खत्म हो गया है। शाम 6 बजे सुमित्रा के घर के लिविंग रूम में 5 बेटियां जमा थीं। सब अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर आई थीं। मेज पर सुमित्रा की बनाई हुई मछली करी और छोले भटूरे रखे थे, वही खाना जो वह 20 साल पहले ठेले पर बेचती थी। सुमित्रा आज भी कभी कभी खुद खाना बनाती थी ताकि वह उन दिनों को न भूले। बेटियां मां के हाथ का खाना खाते हुए अपनी अपनी बातें कर रही थीं। ऑफिस के काम, नए प्लान, निजी जिंदगी, एक आम परिवार की तरह। खाना खत्म होने के बाद सुमित्रा अपनी बेटियों के साथ सोफे पर बैठ गई। बड़ी सी खिड़की से समंदर दिख रहा था और शहर की रोशनियां चमक रही थीं। मां, अब तुम कैसी हो? प्रिया ने पूछा। सुमित्रा मुस्कुराई। बहुत अच्छी हूं, सच में बहुत अच्छी। एक छोटा सा जवाब, लेकिन दिल से। अब सुमित्रा को न किसी की परवाह थी, न किसी से कोई शिकायत। तुम सब बहुत बड़ी हो गई। सुमित्रा ने एक एक करके अपनी बेटियों को देखा। जिन बेटियों को उसकी सास ने बेकार कहा था, वे आज अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर थीं। छोटी आशा ने मां के कंधे पर सिर रख दिया। ये सब तुम्हारी वजह से है मां। नहीं, ये तुम लोगों की मेहनत है। उस रात जब बेटियां चली गईं, तो सुमित्रा अकेले लिविंग रूम में बैठी रही। खामोशी थी, लेकिन अकेलापन नहीं था, एक शांति थी। सुमित्रा ने पिछले 20 साल याद किए। बारिश की उस रात से लेकर आज तक एक लंबा और मुश्किल सफर था, लेकिन कोई अफसोस नहीं था। खिड़की से सुबह की पहली किरणें आ रही थीं। समंदर के ऊपर सूरज निकल रहा था। एक नया दिन शुरू हो रहा था। सुमित्रा उठी और खिड़की के पास खड़ी हो गई और फिर धीरे से बड़बड़ाई। मैंने बेटा पैदा नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसी बेटियां पाली हैं जो दुनिया चला सकती हैं। ये शब्द सुबह की हवा में घुल गए। एक शांत और दृढ़ आवाज जिसमें 20 साल का सब कुछ समाया हुआ था। सुमित्रा के होठों पर एक मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो अब सच में आजाद थी। समंदर पर सूरज पूरी तरह निकल आया था। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। सुमित्रा और उसकी 5 बेटियों की कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। सिर्फ बेटियां पैदा करने वाली औरत क्या गर्व से जी सकती है? 20 साल पहले बारिश की रात एक पोटली लेकर घर से निकाली गई सुमित्रा के लिए ऐसे भविष्य की कल्पना किसने की होगी? सास ने कहा था कि बेटियां बेकार होती हैं, लेकिन उन्हीं बेकार बेटियों ने अपने अपने क्षेत्र में इतिहास रच दिया। एक निवेश विशेषज्ञ, एक डॉक्टर, एक वकील, एक एक्सपर्ट और एक ग्लोबल बिजनेस वुमन। कभी कभी दुनिया हमें नीचा दिखाती है और हार मानने को कहती है, लेकिन असली चीज दूसरों की नजर नहीं, बल्कि हमारा अपना इरादा होता है। सुमित्रा ने बेटा पैदा नहीं किया, लेकिन उसने ऐसी बेटियां पाली जो दुनिया को चला सकती हैं, और इस प्रक्रिया में उसने खुद भी असली सफलता हासिल की। सबसे बड़ा बदला सफलता है, और सबसे सही जवाब एक गर्व से भरी जिंदगी है। आज भी कहीं ना कहीं जो लोग भेदभाव से लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि सुमित्रा और उसकी 5 बेटियों की कहानी उन्हें थोड़ी हिम्मत देगी। हार मत मानिए, आप भी बहुत कीमती हैं। आपको सुमित्रा और उसकी 5 बेटियों की कहानी कैसी लगी? एक बेटा न होने के ताने पर घर से निकाली गई मासूम बच्चियां इतनी महान बनकर दुनिया पर राज करेंगी, यह सोचकर ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है ना? ऊपर वाले की दी हुई अनमोल बेटियों का अंत कैसा होता है, और असली बदला खुद शानदार तरीके से सिंहासन पर बैठना होता है। यह इस मां बेटियों ने साबित कर दिया है। अगर आपको यह दिल को छू लेने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई, तो कहानी घर को तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। अगले वीडियो में हम फिर एक ऐसी ही शानदार कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा स्वस्थ रहें।